नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। आप सब, मुझे लग रहा है कि ये मेरा दूसरा लेक्चर है पर्यावरण का। और एक क्लास में तो हमने बता दिया था आपको कि हम क्या क्या पर्यावरण में डिस्कस करेंगे, और दूसरी क्लास में क्या कहते हैं हमने पहला टॉपिक कवर कर दिया था। जो बेसिक मूलभूत सिद्धांत थे, जो छोटी छोटी टर्मोलॉजीज थी, वो हमने कवर कर दिया था। आगे का जो हमारा चैप्टर है वो है पारिस्थितिकी एवं पारितंत्र। ये अपने आप में जो भी हमारे क्लासेस हो रहे हैं, 2-3 क्लास लगातार, 4 क्लास तक लगभग, मुझे लग रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फंडामेंटल जो भी छिपा है इन्हीं में छिपा है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आगे के चैप्टर्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कहानियां सुनाऊं, चीज़ों को बताऊं, ताकि आपका मन लगे इन्वायरमेंट में। नहीं तो आप इन्वायरमेंट को सिर्फ रट्टा मारते जाते हैं और आता नहीं है। और हर आदमी किसी ना किसी का सपना पूरा करने के लिए यहाँ बैठा हुआ है, तैयारी कर रहा है। कोई अपनी गर्लफ्रेंड का सपना पूरा करना चाह रहा है, तो कोई अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाह रहा है, तो कोई अपना सपना पूरा करना चाह रहा है। लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ एक चीज कॉमन है, जो है डेडिकेशन। आपको डेडिकेशन के साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे कॉमन क्या हुआ? मेहनत। अगर मेहनत करोगे तो जाहिर सी बात है आपकी सफलता आपको मिलेगी, चाहे वो आपके गर्लफ्रेंड का हो, चाहे वो माँ बाप का हो, चाहे आपका स्वयं का हो। तो आप मेरे साथ लगिए, स्ट्रेटेजिकल तरीके से उन चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा, और जो प्रीवियस ईयर के पेपर को हमने देख के बना रखी है पूरी क्लास की, जो आया हुआ है। इससे क्या होता है कि एक आइडिया लग जाती है कि हमारी तैयारी सही दिशा में हो रही है कि नहीं। और इसके अलावा हमारे सारे अलग अलग टेस्ट होने वाले हैं। जैसे इन्वायरमेंट की क्लास मेरी खत्म हो जाएगी तो मेरा टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गया है। आप इन्वायरमेंट का मेरा पहला टेस्ट सीरीज है, मार्केट में कहीं भी उपलब्ध ले लीजिए। नहीं है तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। क्या कहते हैं, लड़का आप तक कुरियर करवा देगा, आपको व्हाट्सएप पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करा देगा। आप क्या कहते हैं, हर क्लास के नीचे टेलीग्राम लिंक होती है, वहाँ पे आपको क्या कहते हैं टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। वहाँ आप पीडीएफ ले लीजिए, क्लास की पीपीटी ले लीजिए और पढ़िए अच्छे से। पीपीटी के बगल में नोट्स बना लीजिए बढ़िया आराम से, मैं जैसे पढ़ाता हूँ। और उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा किताबों का बोझा नहीं रहेगा आपके पास। एग्जाम समय में आपको समय मिलेगा अच्छा खासा पढ़ के तैयारी करने का। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी एवं पारितंत्र। अब जो है क्या कहते हैं, ये मान के चलिए कि इन सब चीज़ों को पढ़ने के पहले एक कहानी पहले आप समझिए। क्योंकि जब तक आप कहानी नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, तब तक क्या कहते हैं पढ़ने का मजा अपना नहीं आएगा बिल्कुल। जैसे कि 20वीं सदी में क्या कहते हैं कुछ अध्ययन शुरू हुए। अध्ययन किस पे शुरू हुए? 20वीं सदी में जो अध्ययन शुरू हुआ वो इस विषय पे था कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच किस तरह का संबंध है। हमने पहले क्लास में आपको बताया थी कि मानव और पर्यावरण के बीच प्रगाढ़ संबंध है। पहले मानव और पर्यावरण, मानव जो है पर्यावरण का संतुलन बना के रखता था, लेकिन धीरे धीरे जब उसको तकनीकी का ज्ञान हुआ, विज्ञान आया, तो धीरे धीरे बिगाड़ना शुरू कर दिया। पेड़ों को काटता था अपने उपयोग के लिए, अपने आराम के लिए, लेकिन उस तरह से पेड़ों को लगाता नहीं था। तखत बनाने लगा, कुर्सियां बनाने लगा, क्या कहते हैं आरामदायक वस्तुओं उपयोग करने लगा, पेड़ काट के दरवाजे बनाने लगे, लेकिन क्या कहते हैं उस हिसाब से उन्होंने वृक्षों को लगाया नहीं। तो वो अध्ययन कब शुरू हुआ? 20वीं सदी में शुरू हुआ। ठीक है, तो 20वीं सदी में कह सकते हो कि एक मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना आई हमारे बीच, कि मानव और पारिस्थितिकी का जो संतुलन होता है उसकी संकल्पना हमारे बीच आई। और उसमें यह पता लगा कि जो प्राकृतिक वातावरण है वो बेहद जटिल है। ठीक है, जटिल किस तरह से है? क्योंकि मनुष्य और वनस्पति के बीच में, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मनुष्य और वनस्पति के बीच में या मनुष्य और पादप के बीच में बड़ा जटिल संबंध है, यूं कह सकते हो। जैसे मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य अपने उपयोग के लिए पेड़ पौधों को काटा, उपभोग किया, फल खाया, कुछ पेड़ पौधों को काट के आधा अधूरा छोड़ दिया। ठीक है, तो इससे लगा कि क्या कहते हैं मनुष्य कहीं ना कहीं वृक्षों का नुकसान कर रहा है। तो उसी से एक संकल्पना आई कि हमें क्या कहते हैं अब इसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, नहीं तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। बस ये वनस्पति तक सीमित नहीं था, मनुष्य छोटे छोटे जीवों पे भी डिपेंड था, उन सब चीजों को भी कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा रहा था। और कुछ जीव जो है पर्यावरण को भी क्षति पहुंचा रहे थे। ये एक दूसरे से लिंक है सारी चीजें। ठीक है, क्या हुआ, मनुष्य और वनस्पति का अध्ययन हमने प्रारंभ किया। फिर क्या हुआ, 20वीं शताब्दी सदी में यह ज्ञात हुआ कि मनुष्यों की गतिविधियों का प्रभाव पृथ्वी पे और प्रकृति पर सर्वदा सकारात्मक ही नहीं पड़ता रहा है। जैसे कि हमने कल आपको बताया कि जब मनुष्य आदि मानव था तो वो फलों को खाता था और बीजों को फेंकता था, बीजों का उपयोग नहीं करता था। बीज अंकुरित होते थे, जमते थे, पेड़ पौधे बनते थे। मतलब वो ग्राही और दाता के रूप में था। उसको क्या कहते हैं आग का ज्ञान नहीं था, औजार का ज्ञान नहीं था, तो जानवरों को हानि नहीं पहुंचाता था और फलों को क्या कहते हैं मांसों को भून के नहीं खाता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी जानकारी हुई, जीवों की अधिक तरह से हत्या करने लगा, पेड़ पौधों को काटने लगा,
अपने उपयोग के सामान बनाने लगा, लकड़ी के औजार बनाना शुरू कर दिया, तो इसलिए क्या कहते हैं धीरे धीरे दोहन करना शुरू किया। तो वही कह रहा है कि 20वीं शताब्दी में ये ज्ञात हो गया कि मनुष्य का प्रभाव जो है हमेशा सकारात्मक नहीं पड़ा है, पड़ता है लेकिन हमेशा सकारात्मक नहीं पड़ा है। आगे देखिए, नदियों में विषाक्त औद्योगिक कचरे का निकास उन्हें प्रदूषित कर रहा है। अब मनुष्य जो इंडस्ट्री लगा रहा है, जब क्या कहते हैं औद्योगिकरण आया, विज्ञान आया, विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो क्या हुआ, नदियों में विषाक्त औद्योगिक कचरों को भी निकास कर उन्हें प्रदूषित कर रहा है। मतलब नदियों को गंदा कर रहा है। हमने कहा सिर्फ वनस्पति को नहीं, जीवों को भी, और जीवों के साथ साथ में भौगोलिक वातावरण है, भौगोलिक वातावरण है, जो हमारे घटक है, घटकों में हमारा भौगोलिक, रासायनिक और जैवमंडल वाली चीजें आती हैं, उसको भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। और क्या कर रहा है, उसी तरह जंगल काटने से जानवरों के रहने का स्थान खत्म हो रहा है, और कुछ जानवर जो है जंगल कटने से क्या कहते हैं रह नहीं पा रहे हैं, कुछ क्या कहते हैं मर जा रहे हैं, कुछ को अन्य जानवर खा जा रहे हैं। जानवरों जैसे जानवर, पेड़ पौधे होने से क्या होता है, जानवर छिप जाते हैं छोटे। अब जब उनको जगह नहीं मिलेगी छिपने की, क्या होगा, बड़े जानवर उस पर आक्रमण करेंगे। तो ये समझिए कि क्या कर रहा है, औद्योगिक कचरे का निष्कासन नदियों में कर रहा है, उसके साथ साथ जंगल को भी वो काट रहा है, और जानवरों के रहने के स्थान को भी क्या कर रहा है, वो खत्म कर रहा है। आगे देखिए, पृथ्वी के प्रत्येक इकोसिस्टम जो हम पढ़ेंगे, पृथ्वी के प्रत्येक इकोसिस्टम में अनेक तरह के पौधे और जानवर की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब हमने कहा कि एक तरह के पौधे नहीं है, अनेक तरह के जानवर हैं और अनेक तरह की प्रजातियां हैं। और कौन किस पे डिपेंड करता है, कौन सा जानवर किस पे डिपेंड करता है, कौन किसको मार के खा रहा है, कौन किस पे आश्रित है, कौन किसके लिए लाभकारी है, इन सब का अध्ययन करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो अनेक तरह के जानवर और पौधे हैं, प्रजातियां हैं, उनका हमें अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, और इनके अध्ययन से क्या होगा, इनके अध्ययन से पारिस्थितिकी क्या करते हैं, किसी स्थान विशेष से इकोसिस्टम के इतिहास और गठन का पता लगा रहे हैं। जैसे कि क्या कहते हैं, अगर तापमान जो है मान लीजिए 0 डिग्री विषुवत रेखा है, उत्तरोत्तर हम ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे तापमान अधिक है, तो यहाँ पे किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाएंगे, किस तरह के जानवर पाए जाएंगे। और उत्तरोत्तर ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो क्या हिमालय पर्वत की तरफ किस तरह के जानवर पाए जाएंगे, किस तरह के वृक्ष पाए जाएंगे। जहां वर्षा नहीं हो रही, तापमान ज्यादा है, मरुस्थल में, पश्चिम क्षेत्रों में, वहां किस तरह के वृक्ष पाए जाएंगे, किस तरह के क्या कहते हैं जीव जंतु पाए जाएंगे। उसका भी अध्ययन कौन कर रहा है, इकोलॉजिकल का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक जो है उसका भी अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, और क्या इकोलॉजी का अध्ययन पृथ्वी के सतह तक ही सीमित नहीं है। धीरे धीरे हमको जानकारी मिली कि पृथ्वी की सतह का अध्ययन ना करके हम समुद्रों के अंदर जो जीव जंतु हैं उसका भी अध्ययन करेंगे। उसके अंदर क्या पाया जाता है, जैसे शैवाल पाए जाते हैं, हम लोग ब्रश करते हैं तो कहीं ना कहीं शैवाल से बना होता है, क्या कहते हैं पेस्ट या अन्य चीजें, ऑडोमॉस लगाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बना होता है उस चीजों का। तो उसके अंदर भी कुछ चीजें पाई जाती हैं जो हमारे लिए क्या है, लाभकारी हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, फिर जल स्रोतों का भी अध्ययन करना शुरू किया। ये कह सकते हो कि 20वीं शताब्दी में समुद्री तह के बारे में जानकारियों के साथ कई पुराने मिथक टूट गए। जैसे लोगों में जो अंधविश्वास था कि समुद्र के अंदर कुछ नहीं होगा, ये इस तरह के मिथक टूट गए। जैसे इतिहास में पुनर्जागरण पढ़ोगे तो उस तरह के कुछ मिथक टूट गए। तो क्या हुआ, कई मिथक टूटे और गहराई में अधिक दबाव और कम ऑक्सीजन पर रहने वाले जीवों का भी पता हमको चल गया कि जो कुछ ऐसे भी जंतु हैं जो गहराई में पानी के अंदर भी रहते हैं और पानी के ऊपर भी रहते हैं। मछलियों को तो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जमीन के नीचे जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं और वो क्या कहते हैं जमीन के अंदर रहते हैं। जैसे अभी हम लोग मैंग्रोव पढ़ेंगे, मैंग्रोव क्या है, आर्द्रभूमियां पढ़ेंगे वो क्या है। तो ये सब ऐसे हैं जो मनुष्य के लिए हितकारी भी होते हैं। सारे पेड़ पौधे या सारे जीव जंतु मनुष्य के लिए क्या कहते हैं हानिकारक नहीं होते, कुछ लाभदायी होते हैं, कुछ का अपना अलग असर होता है और हमें उसकी सुरक्षा करना है मानव जीवन को बचाने के लिए। समझ गए? आगे टॉपिक पे आइए। क्या है हमारा टॉपिक? पारिस्थितिकी। ये हमने सिर्फ ये बताया कि हम क्या कहते हैं क्यों पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ने के लिए क्या जो है हमारे पास होना चाहिए और किस तरह से हम पढ़ें। हमने कहा कि अपने आप को केंद्र में रखिए। जब अपने आप को आप केंद्र में रखेंगे, सारी चीजों का समाधान आप खुद निकालने का प्रयास करेंगे कि हम यहाँ हैं तो हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, हमारे यहाँ पेड़ पौधे कैसे हैं, हमारे यहाँ नारियल का पेड़ नहीं दिखता है, नहीं पाया जाता है तो क्यों नहीं पाया जाता, अगर नारियल का पेड़ उग भी गया तो उसमें फल क्यों नहीं लगते हैं, अनार का पेड़ लग गया तो क्यों नहीं होता है। क्योंकि हमने बताया कि जलवायु, दशा, दिशा और वहाँ के मौसम पे, समय काल पे, सब पे डिपेंड करती हैं चीजें। जो चीजें होने लायक होगी, जहाँ का जलवायु ऐसा होगा, वही चीजें वहाँ पे होंगी। ठीक है, देखिए पारिस्थितिकी के बारे में, वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों के आपसी, ठीक है, समस्त जीवों के आपसी मतलब जीव और जीव, ठीक है, आपसी एवं उनके
भौतिक, भौतिक में जो आ जाएगा वातावरण के मध्य अंतर संबंध, मतलब वनस्पति का संबंध जलवायु से है तो जलवायु का संबंध वनस्पति से है, जलवायु का संबंध जंतु से है तो जंतु का संबंध जलवायु से है, वनस्पति का संबंध मिट्टी से है तो मिट्टी का संबंध कहीं ना कहीं वनस्पति से है। तो मतलब इनका अपना आपसी संबंध है, वनस्पति का जंतु से भी संबंध है। तो हम क्या करते हैं, इन चीजों का अध्ययन करते हैं कि एक दूसरे से ये किस तरह से लिंक है। ठीक है, जैसे आगे पढ़ाएंगे, जो आगे आने वाली चीजें उसको पहले नहीं बताएंगे, नहीं तो आपकी जिज्ञासा जो है खत्म हो जाएगी। आगे देखिए, सर्वप्रथम जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हैकल, एक प्रश्न आपका यहीं से बनता है, ने 1869 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, क्या नाम था उसका, ओइकोलॉजी के रूप में। फिर क्या हुआ, अर्नेस्ट हैकल के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि जीवधारियों के कार्बनिक एवं अकार्बनिक वातावरण तथा उनके पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। ये तो हम बता ही रहे हैं आपको कि विज्ञान कहते हैं, लेकिन अब आपको जानना है कि कार्बनिक क्या होता है और अकार्बनिक क्या होता है। एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछता है, कार्बनिक तत्वों का चयन करें, कार्बनिक कारकों का चयन करें, अकार्बनिक कारकों का चयन करें, और यहीं पे अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं और क्या कहते हैं, सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। देखिए एजी टांसले ने क्या कहा है, एजी टांसले ने कहा कि पारिस्थितिकी वह भौतिक तंत्र है क्या है जो जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंधों के निर्मित होता है। ये हमने आपको कल बता दिया था, और जैविक अजैविक घटक भी हमारी पीपीटी में आपको मिल गया होगा क्लास में। उसके बाद यूजी ओडम ने क्या कहा है, पारिस्थितिकी को प्रकृति की संरचना एवं कार्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। हमने इसको इसलिए दिया कि ये प्रश्न आया हुआ है, हूबहू पूछ लिया, किसका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट पूछा है, पीछे वाला स्टेटमेंट पूछा हुआ है। ठीक है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत केवल जीव तथा उसके वातावरण के मध्य परस्पर संबंधों का ही अध्ययन नहीं किया जाता, ये भी हमने आपको बता दिया, क्योंकि किसका कहते हैं, जनसंख्या का करते हैं, पूरे समुदाय का करते हैं, पारितंत्रों का करते हैं, बायोम का करते हैं, जैवमंडल का अध्ययन करते हैं। जब धीरे धीरे हमको जानकारियां मिली कि हम सिर्फ मनुष्य और पर्यावरण का मतलब जीव जंतुओं का ही अध्ययन नहीं करेंगे, वनस्पतियों के साथ उसका तालमेल का अध्ययन नहीं करेंगे, हमें पूरी जनसंख्या को, पूरे समुदाय को देखना पड़ेगा, और उनके लिए शोध शुरू हुआ, जनसंख्या के लिए शोध शुरू हुआ, पूरे समुदाय के लिए शोध शुरू हुआ। जनसंख्या का मतलब अगर क्या कहते हैं, किसी जंगल में किसी जीव की कमी हो जाएगी, अगर जंगल में हिरन कम हो जाएगा तो क्या करेगा, शेर क्या कहते हैं, शेर या बाघ जो भी होगा वो अन्य जानवरों पर आक्रमण करेगा, या फिर अगर अन्य जानवर नहीं है तो क्या कहते हैं, वो भूखे मरेगा। लेकिन अगर हिरन की संख्या अधिक होगी तो इसको भी, शेर को भी अपना खाने का भोजन मिलेगा, और हिरन जो है घासों की संख्या होगी तो वो उसको खा के आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सब इंटरलिंक हैं, और किसी एक को नुकसान होता है तो दूसरे पे अपने आप असर पड़ने लगता है। ठीक है, आगे देखिए, अब पारिस्थितिकी के अध्ययन को मुख्यतः दो भागों में हम बांटते हैं। पहला है, ठीक है, पहला है ऑटेकोलॉजी और दूसरा है सिनेकोलॉजी, जिसका नाम है समपारिस्थितिकी, ये प्रश्न पीसीएस में आया हुआ है, और जिसका नाम है स्वपारिस्थितिकी। इसको क्या बोलते हैं, इसके अंतर्गत किसी जाति विशेष का परस्पर तथा उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। मतलब किसका अध्ययन, इतना जानिए बस, जाति विशेष का आपस में तथा उसके पर्यावरण के साथ इसका अध्ययन करते हैं। उदाहरण जैसे जीवों का उच्च तुंगता के प्रति अनुकूलता का अध्ययन, मतलब अगर जीव जंतु हैं, अगर ऊपर की तरफ रह रहे हैं, या फिर मैंने बताया 0 डिग्री और 25 डिग्री या फिर जो भी डिग्रीज है ऊपर जिस तरह से जा रहे हैं उसका अध्ययन करेंगे कि वहां पे उन पे क्या असर पड़ेगा। उनकी टांगे लंबी है रेगिस्तान में तो क्यों है, ठीक है, अगर क्या कहते हैं शेर और चीते क्या कहते हैं हिमालय पर्वत में नहीं पाए जाते तो क्यों नहीं पाए जाते, वहां किस तरह से पाए जाते हैं, जो पहाड़ी वाले जानवर है वो जमीन पे इधर 0 डिग्री के आसपास क्यों नहीं पाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीजों का अध्ययन हमें करना पड़ेगा। और समपारिस्थितिकी क्या है, इसका मतलब है इसके अंतर्गत जीवों के समूह का परस्पर तथा उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते ये, और ये हो गया जैसे तालाब के पारितंत्र पर अम्लीय वर्षा का प्रभाव। ठीक है, तो हमने क्या कहा, पहले कहा कि हमने वनस्पति और मनुष्य को हम देख रहे थे, आज धीरे धीरे आगे करके हम क्या कहते हैं समुद्रों का भी अध्ययन करने लगे, तालाब में किस तरह के क्या कहते हैं जीव जंतु पाए जाते हैं, उनका उनके परिवेश से, उनके वातावरण से किस तरह का संबंध है। पीपीटी पे आप लोग कोशिश करिए कि नोट्स बनाते चलिएगा, तो पारिस्थितिकी को अन्य विविधों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। तो मैंने आपके लिख लिया, जैसे जनसंख्या पारिस्थितिकी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, इसमें क्या है, जनसंख्या पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसी स्थान पर एक ही पादप अथवा जंतु जाति विशेष के संपूर्ण सदस्यों द्वारा निर्मित आबादी तथा इसके वातावरण से संबंध तथा प्रभाव का अध्ययन किसमें करते हैं, जनसंख्या। मतलब जनसंख्या सिर्फ मनुष्य से संबंधित नहीं है, एक ही पादप अगर बहुत ज्यादा है तब क्या असर पड़ेगा, जंतु जाति विशेष हो गए तब वहां पे क्या असर पड़ेगा,
ठीक है, जैसे यूकेलिप्टस का पेड़ ही आपने खूब ढेर सारी जगह लगा दिया तो वहां क्या असर पड़ेगा, ठीक है, वो से जानते हैं पर्यावरण का शत्रु उसको बोलते हैं, ये प्रश्न में सीधा आता है। और समुदाय का मतलब क्या हो गया, समुदाय के अंतर्गत किसी स्थान पर पाए जाने वाले सभी जाति के जीवधारियों, पादपों, जातुओं और जीवाणुओं तक, कवकों आदि का अध्ययन करते हैं। वातावरण से क्या संबंध है, इसमें क्या है, इसमें किसी स्थान पर एक ही पादपों का, जैसे कि हमने हॉट स्पॉट में आपको बताया था कि हॉट स्पॉट में प्रजातियों की विभिन्नता होती है, लेकिन स्थानीय प्रजातियों की भी विभिन्नता होती है, इसीलिए उस पर क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, खतरा मंडराता रहता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, संरक्षित कर दिए, हॉट स्पॉट का नाम दे दिए। समझ गए, ये क्षेत्र हॉट स्पॉट है। और हमने पहली क्लास में बता दिया कि हॉट स्पॉट में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, अभी उस पर हमारा पूरा का पूरा विस्तृत क्लास होगा। ये सब इसी के प्रकार हैं, आप लोग पीपीटी में देख लीजिएगा, प्रश्न हालांकि आते नहीं है। यहाँ से बन सकते हैं कि बायोम पारिस्थितिकी में क्या होता है, बायोम के अंतर्गत प्रकृति में एक तथा एक से अधिक जटिल समुदायों के समूह जो एक ही समय में विभिन्न अनुक्रम अवस्था में होते हैं, उनके मध्य पारस्परिक अध्ययन करता है। अब ये बायोम जो है क्या कहते हैं, अभी हम क्या कहते हैं, जैवमंडल पढ़ाएंगे, तो जैवमंडल और बायोम एक साथ पढ़ाएंगे, तो ये चीजें आपको जैवमंडल और बायोम वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, अब आ गया आपका पारितंत्र। हमने पारिस्थितिकी देख लिया, अब पारितंत्र आ गया। पारितंत्र क्या होता है, किसी पारिस्थितिकी में जैविक समुदाय व अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से निर्मित संरचना, ये भी हमने आपको कल वाली पहली क्लास में बता दिया था। और जैविक अजैविक क्या है, अब इसको हम यहाँ पे डिफाइन करके आपको बता देंगे। इससे क्या होगा कि जो प्रश्न आपके एग्जाम में इस तरह के आएंगे वो क्या कहते हैं, आपसे गलत नहीं होंगे। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, वो भी आप देखते चलिए, ये वाला। सर्वप्रथम सन 1935 में एजी टांसले ने ही पारितंत्र शब्द का प्रयोग किया। ये बार बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, खासकर अभी पेट का एग्जाम हुआ उसमें भी आया था, यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर में 21 में तो नहीं आया था, लेकिन 16 में आया हुआ था ये प्रश्न, जो है ऐसे ही पूछ लिया था। एजी टांसले ने क्या कहा इसके बारे में, इन्होंने कहा कि पारिस्थितिक तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है, ध्यान से पढ़िएगा, एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक एवं जैविक घटकों से होती है। यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थित में होता है। यह एक खुला तंत्र है जो आकार से भिन्न तथा परिवर्तनीय हो सकता है, जैसे जो तालाब पारितंत्र। अब इसको समझिए, उन्होंने कहा कि पारिस्थितिक तंत्र है भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। भौतिक तंत्र में क्या क्या आते हैं, पीछे की क्लास देखिए, जो भौतिक तंत्र में आते हैं उनको देखिए, और देखिए उसकी रचना क्या होती है, अजैविक एवं जैविक घटकों से परस्पर उनकी रचना होती है, और यह अपेक्षाकृत स्थित समस्थित में होता है। अब स्थित समस्थित को समझने के लिए आगे की क्लास जब हमारी अभी इसी में जस्ट 2 पीपीटी के बाद होगी, तो उसमें आपको यहीं से लिंक कर दूंगा, तो आप यहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हमने कहा कि तालाब का पारितंत्र अलग होता है, और ये सब जो है स्थल पर पारितंत्र में आते हैं, और कुछ क्या कहते हैं जलीय पारितंत्र होते हैं, स्थल में घास मैदान टुंड्रा ये सब आता है। तो हमारे अगले की क्लास में आप मिलेगा, तो आप इसको उठा के ही लिंक कर लीजिएगा। अब इससे क्या फायदा होता है, इसकी विशेषता क्या है कि यह एक खुला तंत्र है, अर्थात इसमें पदार्थों एवं ऊर्जा का निवेश, ठीक, बहिर्गमन सतत रूप से होता रहता है। ठीक है, दोनों चीजें होती रहती हैं। पारितंत्र स्वयं प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं जिनकी निजी उत्पादकता होती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। पारितंत्र में जैविक अनुक्रमण होता रहता है, मतलब बायोलॉजिकल सक्सेशन होता रहता है। पारितंत्र की उत्पादकता ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ऊर्जा की उपलब्धता पारितंत्र को ज्यादा होगी तो पारितंत्र क्या कहते हैं, अधिक सघन होगा। ठीक है, और पारिस्थितिक तंत्र की प्रमुख संचालक ऊर्जा सौर ऊर्जा ही होती है। ये बार बार प्रश्न पूछता रहता है। ठीक है, और ये एनर्जी डिग्रेडेशन वाला भी प्रश्न बार बार आता है। लिंडमैन का जो नियम है, लिंडमैन का नियम अभी आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे। पारिस्थितिक तंत्र का विकास क्रमिक रूप से होता है। इसका विकास क्रम की संक्रमणकालीन दशा को क्या कहते हैं, क्रमक कहते हैं। पीसीएस में प्रश्न पूछा है क्रमक क्या होता है। क्रमक क्या होता है, जो पारिस्थितिक तंत्र का विकास होता है जो क्रमिक रूप से होता है उसी को क्रमक कहते हैं। और किस पे डिपेंड करता है, क्रम की संक्रमणकालीन दशा दिशा पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे जो है, आगे पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं कुछ, क्या है, अजैविक घटक है, जैविक घटक है, जिसको आपको बहुत जिज्ञासु थे कि क्या होता है ये, मतलब है क्या अजैविक जैविक घटक क्या है। हमने पिछली क्लास में जब शुरू किया था तो हमने सबसे पहले आपको यही बताया था। अब इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। जैविक घटक में 2 चीजें आती हैं, एक आता है कार्बनिक कारक और दूसरा अकार्बनिक कारक आता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने उसका भी नाम लिया था। और तीसरा आता है भौतिक कारक। अभी जब भौतिक कारक मैंने कहा ना, अभी पीछे लिंक कर लेना, लिंक करना यहाँ से। भौतिक कारक हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे प्रकाश की, हम बात कर रहे थे तापमान की, हम बात कर रहे थे हवा की, हम बात कर रहे थे वायुमंडलीय दाब की, हम बात कर रहे थे आर्द्रता की। जब हम यहाँ पे 0 डिग्री पे जाएंगे,
तापमान अधिक होगा, ठीक है, टेम्परेचर अधिक होगा, तो क्या होगी, ह्यूमिडिटी भी अधिक होगी, ठीक है। तो उषांग बिंदु को प्राप्त करेगा तो क्या होगा, रेन भी अधिक होगी। तो वृक्ष क्या होंगे, अगर बरसात ज्यादा होगी तो वृक्ष जो है घने पाए जाएंगे, बड़े पाए जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से डिपेंड करता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या कहते हैं, वर्षा की मात्रा क्या कहते हैं, उत्तरोत्तर कम होता जाता है। फिर और ऊपर जाएंगे तो क्या कहते हैं, उधर क्या कहते हैं, कितना डिग्री है, 0 डिग्री पे हम देख रहे हैं, 0 डिग्री से 33 को डिवाइड कर लो, फिर यहाँ 60 को डिवाइड, फिर ध्रुवीय क्षेत्र आता है। ध्रुवीय क्षेत्र में क्या कहते हैं, बर्फ जमती है, 6 महीने का दिन, 6 महीने की रातें एकदम ऊपर ओसांग बिंदु पे जाने पे होती है, तो वहां किस तरह का क्या कहते हैं माहौल होता है, किस तरह का इन्वायरमेंट होता है, ये चीजें हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब पे हवाओं का भी मतलब क्या कहते हैं, जीवों का भी फैक्टर आता है हवाओं पे, और क्या कहते हैं प्रकाश पे, तापमान पे, और मनुष्यों पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब जैसे क्या देखना है आपको, साउथ अफ्रीका के मनुष्य हमसे डिफरेंट क्यों हैं, इंग्लैंड के मनुष्य हमसे डिफरेंट क्यों हैं, या अदर कहीं कंट्रीज के मनुष्य हमसे डिफरेंट क्यों हैं, कहीं के गोरे होते हैं, कहीं के काले होते हैं, तो उनका भी क्या असर पड़ता है, उनका भी भौतिक कारक पे कहीं ना कहीं असर पड़ता है, प्रकाश पे, तापमान पे, हवा पे, वायुमंडलीय दबाव पे, ठीक है। ये हो गया आपका कार्बनिक कारक में प्रोटीन आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, लिपिड्स आता है, यूरिया आता है, ह्यूमस आता है। हमने बहुत ज्यादा दे दिया, जो परीक्षा में नहीं आया था वो भी उठा के ही रख दिया है। और जल, लवण, इसमें अकार्बनिक में जल आता है, लवण आता है, गैसें आती है। और जैविक घटक में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, उत्पादक और उपभोक्ता, 2 चीजें होती है जैविक घटक में, और इसमें 3 श्रेणियां हुई, प्रथम श्रेणी उपभोक्ता है, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता है, तृतीय श्रेणी उपभोक्ता है। और उसमें उपमांसाहारी और विघटक जो अपघटक होते हैं, जो डिकम्पोज करते हैं, वो अलग से होते हैं। देखिए अब इसको आराम से समझ लीजिए। अजैविक घटक, अजैविक घटक में क्या है, इसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ तथा भौतिक घटक शामिल होते हैं, आपको हमने पीछे बता दिया। अब अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक, ये भी हमने बता दिया आपको, लेकिन फिर समझ लीजिए। अकार्बनिक में फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम तथा लोहा भी जीवों की जैविक क्रियाओं व संरचनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी जब हम मिट्टी पढ़ेंगे तो मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे तो कहेंगे इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, अधिक उपजाऊ होती है, तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, इनका भी असर जो है मनुष्य पे पड़ता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां क्या कहते हैं कमजोर हो जाती हैं, तो मनुष्यों के साथ साथ पेड़ पौधों पर भी क्या कहते हैं केमिकल का असर पड़ता है, अकार्बनिक कारकों का असर कहीं ना कहीं पड़ता है। हर पौधों में, कुछ पौधों में किसी जिंक के कमी के कारण रोग लगता है, कुछ में जिंक की जरूरत पड़ती है, जिंक की अधिकता से होता है, मैग्नीशियम की अधिकता से होता है। मटर में क्या पाया जाता है, आलू में क्या होता है, और क्या कहते हैं सेब को काटते हैं तो उसके ऊपर जो जिंक आ जाता है, तो इन सब चीजों का भी कहीं ना कहीं किस पे असर होता है, मनुष्यों के साथ साथ किस पे, जीव जंतुओं पर भी असर होता है। कार्बनिक कारक में क्या है, इसके अंतर्गत मृत पौधे एवं जंतुओं के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा उनके अपघटन से उत्पादित उत्पाद जैसे यूरिया व ह्यूमस आदि शामिल है। इसीलिए हमने उसमें फॉर्मेट में आपको सारी चीजें एक जगह दे दिया था। भौतिक कारक में क्या है, भौतिक कारकों में ये भी हमने आपको प्रकाश, तापमान, जल की गुणवत्ता, मात्रा, वर्षा, वायुमंडलीय आर्द्रता, मृदा। जब हम जलवायु पढ़ेंगे तो मजा आएगा आपको पढ़ने में, क्योंकि जलवायु में इन सब चीजों को अच्छे से बता देंगे। जब जलवायु में आपको हम पृथ्वी पढ़ाएंगे और पूरा सेगमेंट क्लियर करेंगे, 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो जलवायु दशाएं क्या होंगी और हर दशाओं पे किस तरह के जानवर पाए जाएंगे, किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाएंगे, तब मजा आएगा आपको पढ़ने में, तब पीछे वाली चीजों को लिंक करोगे आप अच्छे से। आगे बढ़िए, अकार्बनिक कारक हो गया आपका, ठीक है, और ये सारी चीजें हो गई। उत्पादकता के प्रकार जो भी हमने पढ़ा था, ठीक है, क्या है, संख्या पिरामिड, जैवभार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। यहां से प्रश्न जो है बहुत आया, संख्या में बार बार आते हैं। संख्या पिरामिड क्या होता है, पिरामिड किसका उल्टा होता है, किसमें क्या होता है, ये चीजें आपको जानने की बहुत जरूरत है। यहां से भी परीक्षा में एक प्रश्न आता है, तो पढ़ते चलिए, बाकी यहां से आप रिवीजन कर लीजिएगा। संख्या पिरामिड में क्या होता है, इस पिरामिड में उत्पादकों तथा क्रमिक रूप से बढ़ते पोषण स्तरों के जीवों की संख्या के मध्य संबंध दर्शाया जाता है। किसके मध्य, पिरामिड में उत्पादकों तथा क्रमिक रूप से बढ़ते पोषण स्तर, मतलब एक तरफ उत्पादक है और दूसरे तरफ क्या है, पोषण स्तर है उनका, ठीक। अब देखना समझना, इनके मध्य सीधा संबंध होता है, याद रखना। संख्या पिरामिड सीधा तथा उल्टा दोनों होता है, ये चीज प्रश्न यहीं से बनता है। संख्या पिरामिड क्या होता है, एरो बना लो, सीधा भी होता है और क्या होता है, उल्टा होता है, यहीं से आपका प्रश्न बनता है, ठीक है। उदाहरण, घास स्थलीय एवं फसल स्थलीय पारितंत्रों की जैव संख्या पिरामिड सीधे तथा एक वृक्ष का जैव संख्या पिरामिड उल्टा बनेगा। मतलब संख्या पिरामिड में क्या आता है, घास आता है, ठीक है, घास आता है, तो घास स्थलीय एवं
फसल स्थलीय परितंत्रों के जैव संख्या पिरामिड सीधे, और अगर एक वृक्ष जैव संख्या पिरामिड उल्टा बनेगा, क्योंकि वृक्ष के पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक की संख्या मात्र 1 होती है। और दूसरा जो है, दूसरे में क्या है, पृथ्वी पर जलवायु संपूर्ण क्षेत्र में एक जैसी नहीं है, सभी जलवायु कारक अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न मात्रा में प्रभावी होते हैं, जैसे तापमान एवं सौर। इसी वजह से, पीछे भी हमने बताया, इसी वजह से क्या कहते हैं, पौधों में भिन्नता आती है। और क्या कहते हैं, पेड़ पौधों में भिन्नता आती है, घास का क्षेत्र अलग हो जाता है और चीजें अलग हो जाती हैं। ठीक है, अब उत्पादक, उपभोक्ता एवं अघटक तीनों का परस्पर आपस में संबंध होने से ही क्या कहते हैं, घटकों का निर्माण होता है। जैसे जैविक घटक, जैविक घटक में क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव, ये भी हम आपको बताते गए हैं, 3 श्रेणियां होती हैं। ठीक है, सब चीजें हैं, सिर्फ रिवीजन करा रहे हैं, सारी पहले क्लास में हमने बता चुका है। उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं, अब घटक क्या होते हैं, अच्छे से जान रहे हैं, ये भी पहले क्लास में डिस्कस कर लिया, लेकिन यहाँ पढ़ लीजिए। हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। मतलब हरा पौधा है, क्या करता है, हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु, ठीक है, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब इनको प्रकाश मिलता है तब क्या करते हैं, संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, रसायन संश्लेषी जीवाणु तथा प्रकाश संश्लेषी प्रोटोजोआ जीवों को शामिल सब इसी में किया जाता है। अब उत्पादक में क्या क्या है, अब यहाँ देख लीजिए, हरे पादप भी आते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु आते हैं। क्योंकि अभी जब उत्पादक आपसे पूछेगा कि उत्पादक ये काम कर रहे हैं, उपभोक्ता ये कर रहा है, तो आप कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज होने से अच्छा है कि आप यही इन चीजों को देख लीजिए कि जो है, हरे पादप को हम उत्पादक में रखते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं को भी हम उत्पादक पे रखते हैं। नहीं, लोग कंफ्यूज होते हैं, हरे पादप को तो सब जानते हैं रखते हैं, लेकिन अगर प्रकाश संश्लेषी जीवाणु आता है, कहते हैं यार जानवर है और जानवर को हम उत्पादक में नहीं रखेंगे। रसायन संश्लेषी जीवाणु, देखो दोनों जीवाणु आते हैं, ठीक है, तथा प्रकाश संश्लेषी प्रोटोजोआ भी आता है। ठीक है, हो सकता है ये ना देखे प्रोटोजोआ दे दे। प्राथमिक उपभोक्ता भोजन के लिए पौधों पर निर्भर कहते हैं। अब देखिए, ये जो उपभोक्ता होते हैं, ये भोजन के लिए किस पे निर्भर है, पौधों पर, मतलब किस पे, उत्पादक पर। ठीक है, जैसे ऊंट पेड़ पौधे खाता है, गाय पेड़ पौधे खाती है, बकरी भी पेड़ पौधे खाती है। ठीक है, और द्वितीय क्या करते हैं, ये 3 प्रकार के हैं, एक प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय क्या करते हैं, जो अपने पोषण के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, पहले पे। मतलब यहाँ समझिएगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। सेकंड जो है फर्स्ट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और इसमें क्या आता है, सांप हो गया, भेड़िया हो गया, ये सब किसको खाते हैं, गाय को खा लिए, बकरी को पा गए, खा लिए। ठीक है, और तृतीय उपभोक्ता क्या करते हैं, जो अपने पोषण के लिए दोनों पे डिपेंड होते हैं। मनुष्य भी क्या कहते हैं, इसी में आता है कि वो गाय बकरी भी मिलेगी खा लेगा, कुछ मनुष्य होते हैं बकरी भी मिलेगी खा लेगा, या इसमें जो जानवर आते हैं, मुर्गियां आती हैं, वो भी, उसके साथ साथ पेड़ पौधों, साग भाजी की चीजों को, फल भी उसका खा लेता है। तो उसको क्या किसमें रखते हैं, तृतीयक में रखते हैं, सर्वाहारी, इसीलिए उसको बोलते हैं कि वो सब कुछ खा लेता है। अघटक क्या होता है, अघटक मृतजीवी होता है, ये मैं आपको बताया डिकम्पोजर होता है, जिनमें प्रमुख रूप से जीवाणु तथा कवक शामिल होते हैं। ये जीव पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरत पर निर्भर रहते हैं। जो चीजें डेड हो जाती हैं उसका क्या कहते हैं, ये अपघटन करते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है आपका स्थलीय पारितंत्र। बस इसके प्रकार का मेंशन कर लीजिए, यहां से भी एक प्रश्न आपका बनता है, स्थलीय पारितंत्र में क्या आता है और जलीय पारितंत्र में क्या आता है। वैसे हमने बहुत ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया है, लेकिन फिर भी परीक्षा में कभी कोई पूछ लेता है। स्थल में वन आता है, ध्यान दीजिए, स्थल पर भी वन होता है, और स्थल पर ही घास होती है, स्थल पर ही टुंड्रा प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, और स्थल पर ही टुंडा क्षेत्र होता है, कह सकते हो। स्थल पर भी मरुस्थल होता है। ठीक, अब इसको समझने के लिए देखिए, वन पारिस्थितिक तंत्र हेतु तापमान, आर्द्रता एवं मृदा अनिवार्य है। मतलब वनों के लिए मैंने बता दिया पहले भी, तापमान, ह्यूमिडिटी और मृदा अनिवार्य है इनके लिए। और मृदा नहीं होगी तो फिर क्या कहते हैं, कहाँ पेड़ पौधे उगेंगे। ठीक है, और जलवायु एवं मृदा का स्वरूप यह निर्धारित करता है कि वनस्पति का वितरण किस प्रकार होगा। हमने पहले आपको बता दिया कि अगर टेम्परेचर अधिक है, वर्षा अधिक है, तो पेड़ पौधे किस तरह के पाए जाएंगे, जहां वर्षा नहीं होती वहां पेड़ पौधे किस तरह के पाए जाएंगे, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पेड़ पौधे किस तरह के पाए जाएंगे, टुंड्रा प्रकार के पेड़ किस प्रकार होते हैं, उस एरिया में कैसे पाए जाएंगे। ठीक है, घास में क्या होता है, घास पारितंत्र में वृक्षहीन शासकीय पौधे पाए जाते हैं, शाकीय पौधे पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा सामान्यतः 25 से, हमने मेंशन भी कर दिया, यहाँ वर्षा सामान्य 25 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक एवं तापांतर मध्यम होता है, अधिक नहीं होता है, मध्यम होता है। घास पारितंत्र में वर्षा कम होने के कारण वनों का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, परंतु मरुस्थलों की तुलना में यहाँ अधिक वर्षा होती है, मतलब मरुस्थल से थोड़ा सा अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और टुंड्रा में क्या है, देखिए ये समझने वाली चीजें हैं।
बहुत लोगों को नहीं जानकारी रहती है। घास पारितंत्र में वृक्षहीन शाकीय पौधे पाए जाते हैं। ये रिपीट कर दिया है क्या हमको लग रहा है, ये यहाँ पे कर दिया उठा के। टुंड्रा पारितंत्र विस्तार उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड, यूरोप। देखिए कहाँ कहाँ क्षेत्र पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड, यूरोप, रूस, साइबेरिया में है। यहाँ की पर्यावरणीय दशाएं अत्यंत प्रतिकूल है। यहाँ वर्ष भर सूर्य के प्रकाश एवं तापमान का अभाव रहता है। मतलब सालों यहाँ पे क्या होता है, सूर्य का अभाव रहता है, तापमान होता ही नहीं है। तो वहां किस तरह के पौधे पाए जाएंगे, टुंड्रा प्रकार के। ठीक है, तो काट दीजिए। टुंड्रा दो प्रकार के होते हैं, एक आर्कटिक टुंड्रा, दूसरा अल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में वृक्ष सीमा के ऊपर, जबकि अल्पाइन टुंड्रा का विस्तार उच्च पर्वतों पर वृक्ष सीमा के ऊपर या फिर पर्वतों पहाड़ियों के क्षेत्र में जहां पे बर्फ होती है, हिमानी क्षेत्र जिसको रखा हिमानी रेखा के नीचे, वहां पे होता है। ठीक है, आगे क्या है, जली तो मतलब छोटा सा है। ऊपरी सतह में प्राथमिक उत्पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं तथा प्राथमिक उपभोक्ता जू प्लैंकटन, ये भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। जू प्लैंकटन जब हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं, कोरल पॉलिप पढ़ेंगे, तो वहां पे कोरल पॉलिप पढ़ेंगे जब, तो वहां पे हम इसको पढ़ेंगे क्या कहते हैं। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग पढ़ते हैं, वहां पढ़ेंगे। जू प्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन का सेवन करते हैं। अधिक गहराई में रहने वाले प्राणी अपशिष्ट या अवसादों पर निर्भर रहते हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र को भी विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें क्या क्या आते हैं, देखो जल में, जल का रूप एक क्या है, सागर है, और दूसरा क्या है, ठीक है, जली का रूप क्या कहते हैं, बृहद रूप सागर है। कभी कभी आपसे पूछता है ना क्रम व्यवस्थित करने के क्रम में, महासागर दे देता है और घास स्थल दे देता है, मैंग्रोव देता है, सागरी दे देता है, सागरी क्षेत्र देता है, झील दे देता है। ये फेवरेट क्वेश्चन हो गया पीसीएस का, बार बार आपको ऑर्डर क्रम में करना होता है। तो जब अगला क्लास होगा इसको जब समझ लेंगे, जब हम जैवमंडल पढ़ेंगे तो उसमें उन चीजों को कर देंगे। यहाँ से एक प्रश्न आपका तैयार हुआ और उसके आगे भी आपका एक प्रश्न वहां से भी तैयार हो जाएगा। देखो, समुद्र बृहद क्षेत्रों में फैले हुए खारे पानी का बृहद भंडार है। विश्व के सागरों में स्थल की अपेक्षा अधिक बायोमास कहाँ पाया जाता है, सागरों की अपेक्षा अधिक बायोमास पाया जाता है समुद्रों में। समुद्री पारितंत्र में आहार श्रृंखला सूर्य के प्रकाश, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसी के स्थान पे कार्बनिक, अकार्बनिक में क्या क्या आता है आप देखते चलिएगा। ठीक है, ये सभी कारक मुख्य रूप से जलीय पारितंत्र की ऊपरी सतह पर उपलब्ध हो पाते हैं। गहराई में जाने पर प्रकाश की उपलब्धता कम हो जाती है तथा 200 मीटर से अधिक गहराई में जाने पर पूर्णतः अंधेरा हो जाता है। कुछ जीव जंतु वहां भी पाए जाते हैं। ठीक है, 200 मीटर तक के क्षेत्र को प्रकाशित क्षेत्र तथा इससे नीचे के क्षेत्र को, ये इंपॉर्टेंट है, प्रकाशित क्षेत्र को डिवाइड किया जाता है। जैसे आप किसानों वाला देखोगे 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर की भूमि का क्षेत्र, वैसे इसमें पूछ लेता है कि 200 मीटर के नीचे के क्षेत्र को क्या बोलते हैं पानी के, या उसके ऊपर के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, नीचे के क्षेत्र को अप्रकाशित क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए ये मतलब एक बेहद समझाने का आपका तरीका था, इसमें टर्मोलॉजी ज्यादा है। अभी सिर्फ टर्मोलॉजीज आपको समझा रहे हैं। जब क्लासेस जैवमंडल शुरू होगा तो वहां से कुछ शुरू होगा, लेकिन फिर भी इंटरेस्टेड बनाने के लिए आपको हम कोशिश करते हैं कि एकाध कहानियां सुनाएं और क्या कहते हैं उसके माध्यम से थोड़ा सा आपको रुचि बने आपकी पढ़ने की, थोड़ा सा आप लगिए इसके साथ में। बाकी ये पीपीटी आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। यहाँ से आप कुछ नई चीज़ों को जोड़ना चाहोगे तो आप यहीं पे इसको ऐड कर लोगे। इसके अलावा क्या कहते हैं जो चीज़ें आपको मिलती है करंट वगैरह में, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर लोगे। मतलब किसी भी चैप्टर में पीपीटी में इतनी जगह खाली रहती है, अदर पेजेस पे आप देखोगे पीपीटी में पर्याप्त जगह खाली हुई है, पर्याप्त जगह खाली है। आप यहाँ पे नोट्स भी बना सकते हो, नोट्स बना के चीज़ों को मेंशन कर सकते हो। कोई करंट की चीज़ें हैं उसको आप मेंशन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी थोड़ा सा अच्छी हो जाएगी, आप अन्य छात्रों से थोड़ा सा अपडेट रहोगे। ठीक है, धन्यवाद। अरे भूपेंद्र, चलो नहीं कट करना पड़ेगा, भाग गया वहां खड़े हुए।